हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं युवराज सर। एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल यूरो मार्केटिंग में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वाच्य, अर्थात इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी मीडियम की अगर हमारे छात्र लोग हों तो इसे अच्छी तरह जानते होंगे। हिंदी में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में बड़े हल्के फुल्के अंदाज में इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाच्य का मतलब, अर्थात अर्थ। इन शॉर्ट में कहा जाए तो वाच्य का अर्थ होता है कथन, बोलने का विषय। कथन या बोलने का विषय, इसे वाच्य कहा जाता है। ग्रामेटिकली लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन अगर दिया जाए तो इस प्रकार होती है परिभाषा या डेफिनेशन कि वाक्य की क्रिया का वह रूप जिससे ये जाना जाए कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे अर्थात उस क्रिया के रूप को वाच्य कहा जाता है, जिससे ये जाना जाए कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार वाच्य की कुल मिलाकर 3 भेद किए जाते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहले इसकी कुछ इन सभी की इन शॉर्ट में विशेषताएं जान लेते हैं ताकि इनको समझने में आसानी हो। पहला कर्तृवाच्य, जिसकी विशेषताएं ये है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अर्थात क्रिया रूप के लिंग वचन, वाक्य में जो भी क्रिया या क्रिया के रूप प्रयुक्त होते हैं उसके लिंग या वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, चेंज होते हैं। पहली विशेषता, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के लिंग वचन जैसे ही बदलते हैं वैसे ही क्रिया के रूप अर्थात क्रिया के लिंग वचन के रूप भी अपने आप बदलते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तीसरी, कर्ता के साथ ने इस प्रसर्ग का प्रयोग होता है, और अगर कर्ता के साथ ने नहीं है तो किसी प्रकार का प्रसर्ग इसमें कर्तृवाच्य में प्रयुक्त नहीं होता। याद रखिए, या तो ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है या तो फिर किसी भी प्रसर्ग या विभक्ति का कर्ता के साथ इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें कर्तृवाच्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे कर्तृवाच्य की प्रधान विशेषताएं। आइए अब जानते हैं कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे पहला, श्याम पत्र लिखता है। एक सीधा साधा कथन है, विधान है, वाक्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कर्ता शब्दों को फाइंड आउट करते हैं। पहला, श्याम पत्र लिखता है, इस वाक्य में कर्ता है श्याम। दूसरा, मीना चाय बनाती है, इस कथन में मीना सब्जेक्ट है, कर्ता है। तीसरे वाक्य में मैं तस्वीर खरीदता हूँ, मैं करता है, और चौथे में हम ये शब्द करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा शब्द हमें ये फाइंड आउट करना है या पहचानना है, वो है क्रिया का रूप। तो क्रिया का रूप है लिखता है पहले वाक्य में, दूसरे में है बनाती है, तीसरे में है खरीदता हूँ, और चौथे वाक्य में है लिखते हैं। ये सारे हर वाक्य में अंडरलाइन किए हुए, रेखांकित किए हुए क्रिया के रूप है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर किसी वाक्य में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक कर्ता यानी सब्जेक्ट, दूसरा कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, अंग्रेजी में इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है। अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। ठीक है, इस प्रकार कर्ता यानी सब्जेक्ट, वर्ब यानी ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। इस प्रकार की सीक्वेंस हमारे हिंदी में है, उसी प्रकार के वाक्य हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ये देखना है, ये प्रूव करना है कि क्रियाओं के जो रूप हैं वो कर्ता के अनुसार बदलते हैं, अर्थात कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं या कर्म के अनुसार बदलते हैं। अगर क्रिया के रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदले तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। और अगर क्रिया के रूप
अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हो तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता। जैसे कि हमने फाइंड आउट किया है, श्याम पहले वाक्य में करता है, श्याम पत्र लिखता है। श्याम क्या है? पुल्लिंग है। सो क्रिया का रूप भी क्या है? लिखता है, पुल्लिंग है। कर्ता एक वचन है, क्रिया का रूप भी एक वचनी है। अब देखते हैं क्रिया के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है या नहीं। श्याम की जगह अगर हमने सीता किया, लिंग चेंज किया तो क्या होगा? सीता पत्र लिखती है। यानी कि क्रिया का रूप जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार यह बदल रहा है। राइट, समझ रहे हैं? श्याम पत्र लिखता है, श्याम की जगह में सीता किया तो लिखता है का क्या हो गया? लिखती है। यहाँ क्रिया का जो रूप है, क्रिया का विषय जो है कर्ता के अनुसार बदल रहा है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चेंज हो रहा है, इसलिए ये वाक्य कौन सा वाच्य का होगा? कर्तृवाच्य का। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, मीना चाय बनाती है। क्रिया है बनाती है, सब्जेक्ट यानी करता है मीना। अब यहाँ पर भी लिंग चेंज करके देखें, मीना की जगह मोहन करते हैं। मोहन चाय बनाती है? नहीं, मोहन अगर हमने लिखा कर्ता की जगह तो बनाती का क्या होगा? बनाता है। तो यहाँ पर भी कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग बदल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों। तीसरा उदाहरण देखिए, मैं तस्वीर खरीदता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं कौन सा है? पुल्लिंग है, क्योंकि क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है, खरीदता है। अगर स्त्रीलिंग होता तो खरीदता का क्या होगा? खरीदती है। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हो सकता है राम, हो सकता है श्याम। मैं जो है उत्तम पुरुष, राम श्याम हो गया अन्य पुरुष, जो भी है। अगर उसका पुरुष चेंज किया जाए, लिंग चेंज किया जाए तो क्रिया का रूप भी अर्थात क्रिया का लिंग रूप भी चेंज होता है। इसीलिए कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चेंज होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। गुड। नेक्स्ट, चौथा उदाहरण है, हम कहानी लिखते हैं। राइट दोस्तों, हमारी कसौटी क्या है? या तो लिंग, या तो वचन, या तो पुरुष। इन तीन कसौटियों पर क्रिया के रूपों को चेंज होता है या नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हम पुल्लिंग है, ये बात से साबित है। लिखते हैं, ये भी क्या है? क्रिया का जो वचन है बहुवचन है। हम बहुवचन है, कर्ता जो है हम बहुवचन है, उसी के अनुसार क्रिया रूप भी जो है लिखते हैं, बहुवचन दिखा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका प्लूरल का सिंगुलर करें, हम की जगह मैं करें या तू करें तो क्या होगा? मैं कहानी लिखता हूँ, तू कहानी लिखता है, या फिर आप कहानी लिखते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का रूप यहाँ पर चेंज हो रहा है। और हमारे नियम के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, जहाँ क्रिया का रूप, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार अगर बदलती हो, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। सो यहाँ ये चौथा वाक्य भी कर्तृवाच्य का है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट पांचवा उदाहरण देखने से पहले दोस्तों हम दूसरा भी थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विशेषताएं क्या है, कर्मवाच्य कैसे कहते हैं, थोड़ा सा इन शॉर्ट में देखते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप जहां कर्ता के अनुसार बदलता हो वह कर्तृवाच्य होता है, यानी कि कर्ता की जहाँ प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य कैसे कहें, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार होती है, उसका अर्थ इस प्रकार दिया जाता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्म के लिंग वचन के अनुसार अगर बदलता हो, क्या क्रिया का रूप अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हो, वहां पर कर्मवाच्य कहलाता है। अर्थात यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों,
अब इस कर्मवाची की कुछ विशेषता है, आइए देखते हैं। जैसे पहले इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा, इसमें क्रिया जो होती है हमेशा सदैव सकर्मक होती है, क्योंकि यह कर्म की प्रधानता है, तो नेचुरली है इस प्रकार के वाक्य में कर्म होना ही चाहिए, नहीं तो वह कर्मवाचक हो गए हैं। थर्ड विशेषता ये है कि कर्ता के साथ के द्वारा परसर्ग अथवा कर्ता जो होता है निर्जीव होता है। कर्ता जो है सब्जेक्ट, उसके साथ के द्वारा इस प्रकार का परसर्ग या विभक्ति लगती है, या तो फिर कर्ता जो होता है निर्जीव होता है। और अंतिम विशेषता ये है कर्मवाच्य की कि कर्म जो है ऑब्जेक्ट विभक्ति रहित होता है, यानी कर्म के साथ कोई विभक्ति कोई परसर्ग प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों। और अगली पांचवी अंतिम जो है, जो यहाँ नहीं लिखी गई, कि इस प्रकार कर्मवाच्य में कर्म की अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है रमेश के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, इसमें कर्म कौन सा है, राइट? तो कर्म होगा कपड़े। रमेश के द्वारा कपड़े धोए जाते, इस वाक्य में कर्म है, ऑब्जेक्ट है कपड़े। दूसरा, सुनीता द्वारा लीची खाई जाती है, इसमें लीची क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तीसरा, मुझसे पत्र लिखे जाते हैं, इस वाक्य में पत्र क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। हमसे कसरत की जाती है, इसमें कसरत क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चारों वाक्यों की चारों कर्मों को हमने रेखांकित किया। अब दोस्तों आइए क्रिया रूपों को भी हम फाइंड आउट करते हैं। क्रिया रूप जो है वह ये है, पहले वाक्य में धोए जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वाक्य दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले हमने कर्म एंड ऑब्जेक्ट को रेखांकित किया, जैसे कपड़े, लीची, पत्र, कसरत। उसके बाद हमने क्रिया रूपों को अंडरलाइन किया, जैसे धोए जाते हैं, खाई जाती हैं, लिखे जाते हैं, की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्रिया रूप हैं वे कर्म के अनुसार चेंज होते हैं या कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्ता क्या है, रमेश। तो रमेश पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग करके देखें। सीता के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, कोई चेंज नहीं, लिंग चेंज किया कर्ता का तो भी। वचन चेंज करके देखिए, वचन ये होगा लोगों के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, यानी सिंगुलर को प्लूरल किया, कोई बदल नहीं हुआ। धोए जाते हैं, धोए जाते हैं, रमेश के द्वारा धोए जाते हैं या लोगों के द्वारा धोए जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता। पुरुष चेंज करके देखिए, ये रमेश अन्य पुरुष है, इसको फर्स्ट पर्सन करके उत्तम पुरुष। मेरे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, उत्तम पुरुष, कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड पर्सन अर्थात तुम्हारे द्वारा या तेरे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली प्रस्तुति कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप नहीं चेंज हो रहा है, बदल नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं है, ये 100% प्रूफ है, सिद्ध है, सच है। अब देखते हैं कर्म के अनुसार बदलता है या नहीं। कर्म जैसे कि हमने पहले रेखांकित किया वह है कपड़े धोए जाते हैं, क्या धोए जाते हैं, कपड़े। यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से है। आइए कर्म के लिंग वचन चेंज करके देखते हैं, अगर वो उनके अनुसार क्रिया रूप के लिंग वचन चेंज हुए तो हम मानेंगे यहाँ कर्मवाच्य है। देखिए कपड़े प्लूरल है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर हमें कपड़े की जगह कपड़ा किया, सिंगुलर किया, क्या होगा, कपड़ा धोया जाता है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लूरल का सिंगुलर करते ही क्रिया रूप का वचन भी बदल रहा है। इसीलिए कर्म के वचन के अनुसार क्रिया रूप बदलने की वजह से, क्रिया रूप का लिंग बदलने की वजह से यहाँ कर्मवाच्य है, राइट। हाँ, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सुनीता द्वारा लीची खाई जाती है, क्रिया रूप जो है खाई जाती है। पहले हम कर्ता के लिंग वचन चेंज करके देखें, कसौटी लगाकर देखें। जैसे सुनीता स्त्रीलिंग है, खाई जाती, क्रिया रूप भी स्त्रीलिंग है।
अगर हम सुनीता की जगह पुल्लिंग का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शाम द्वारा लीची खाई जाती है, कोई बदल नहीं हो, लिंग चेंज किया करता का कोई चेंज, कोई बदल नहीं किया। अब वचन चेंज करके देखें, हमारे द्वारा लीची खाई जाती है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पुरुष चेंज करके देखें, यानी अन्य पुरुष इसकी जगह प्रथम पुरुष करें, उत्तम पुरुष बस वचन, मेरे द्वारा लीची खाई जाती है, कोई चेंज नहीं। मध्यम पुरुष तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा लीची खाई जाती है, तुम्हारे द्वारा लीची खाई जाती है या आपके द्वारा लीची खाई जाती है, कोई चेंज नहीं। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, वो तो ऑलरेडी कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कर्ता के लिंग वचन पुरुष तीनों कसौटी लगा कर देखे क्रिया रूप को चेंज करने के लिए, लेकिन कोई बदलाव क्रिया रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कर्तवाच्य 100% नहीं है। ठीक, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म का लिंग वचन चेंज करके देखें, जैसे लीची से लिंग है, कर्म के लिंग के अनुसार यहाँ क्रिया रूप भी है, क्या है, स्त्रीलिंग है। दूसरी बात हम याद रखना, कर्तवाच्य में कर्म कर्ता के और क्रिया के लिंग वचन सेम होते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता और क्रिया के लिंग वचन सेम होते हैं। ठीक यही बात कर्मवाच्य में भी लागू होती है। कर्मवाच्य में फर्क सिर्फ इतना होता है, या कर्ता की जगह कर्म होता है, या कर्म और क्रिया के लिंग वचन सेम होते हैं। जैसे लीची स्त्रीलिंग है तो क्रिया रूप भी स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया रूप चेंज होता है या नहीं। लीची की जगह अगर हमने पुल्लिंग रखा आम, सुनीता द्वारा आम खाया जाता है, जैसी लीची की जगह लिंग चेंज करके देखा, लीची का आम किया, खाया जाती का क्या हुआ, खाया जाता है। यानी कि यहाँ कर्म के लिंग बदल करते ही क्रिया रूप में भी बदलाव आ रहा है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। ठीक है दोस्तों, तीसरा उदाहरण देखें, मुझसे पत्र लिखे जाते हैं। यहाँ पर भी सीधे सीधे अब हम कर्म की बात करें, पत्र कर्म है, लिखे जाते हैं, अर्थात यहाँ एक पत्र की बात नहीं, बहुत सारे पत्रों की बात है, तो यहाँ कर्म का लिंग है और कर्म का वचन जो है प्लूरल है, साफ है। अब देखिए सिंगुलर करके देखें, पत्र लिखा जाता है, सिंगुलर करते ही क्रिया का रूप अर्थात क्रिया का वचन भी चेंज हो रहा है, लिखे जाते हैं की जगह लिखा जाता है हो रहा है। ठीक है, ये तो साफ दिखा रहा है, यानी कि कर्म के वचन बदलते ही क्रिया का वचन भी बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य है 100%। अगर पत्र की जगह कहानी होता है, पत्र पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग, लिंग चेंज करके देखें तो होगा, मुझसे कहानी लिखी जाती है, दोस्तों यहाँ पर भी कर्म का लिंग चेंज करते ही क्रिया का लिंग भी बदल रहा है। इस प्रकार कर्म की हर कोई कसौटी यहाँ पर प्रभाव करती है इसको क्रिया रूप पर, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी वाक्य कर्मवाच्य को देखें, मुझसे कसरत की जाती है, क्रिया रूप में की जाती है, और इस क्रिया रूप का सीधा संबंध जो है कर्म से अर्थात कसरत शब्द से है। कसरत जो कर्म है उसका लिंग जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसी के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग भी आया है, की जाती है। दोस्तों अगर कसरत की जगह व्यायाम करें, कसरत स्त्रीलिंग है, व्यायाम पुल्लिंग है, जैसे हम व्यायाम इस शब्द को लिखेंगे क्रिया का लिंग भी चेंज बदल हो जाएगा अर्थात चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमसे व्यायाम की जाती नहीं बल्कि किया जाता है, इस प्रकार बदलाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कर्म के लिंग चेंज करते हैं, क्रिया का लिंग भी बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों को देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का डाउट होने की संभावना है। अब तीसरा जो है वह है भाववाच्य। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए भाववाच्य किसके कहते हैं। तीसरा वाच्य का भेद भाववाच्य। दोस्तों भाववाच्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप जब न कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलता है न कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलता है, वहां पर क्रिया का
विषय जो है, क्रिया का भाव जो है वह प्रधान होता है। ऐसे वाच्य को भाववाच्य कहा जाता है। जिस वाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के विषय की प्रधानता होती है, वहां भाववाच्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ विशेषताएं आइए देखें। सबसे पहले ऐसे क्रिया के लिंग वचन जो है न कर्ता के अनुसार, न कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, न कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। किसमें? भाववाच्य में। मैं वापस रिवाइज करता हूँ कि भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया के लिंग वचन न कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, न कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। पहली कसौटी। दूसरी विशेषता या दूसरी कसौटी आप कह सकते हो कि इसमें कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित होते हैं। जबकि कर्मवाच्य में हमने देखा कि कर्मवाच्य में हमेशा कर्म विभक्ति रहित होता है, जबकि कर्तृवाच्य में या तो कर्ता के साथ सिर्फ ने लगता है या तो फिर कर्ता विभक्ति रहित होता है। ठीक है, परंतु यहाँ जो है भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ होते हैं। अगली विशेषता है कि कर्ता प्लस से या प्लस के द्वारा दोस्तों किसी कर्तृवाच्य को या कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलना हो तो उसके साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये बात भी नोट करना। चौथी विशेषता कि भाववाच्य के अंतर्गत कोई भी क्रिया है वो हमेशा अकर्मकी होती है, जबकि कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, परंतु भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्राय अकर्मक ही प्रयुक्त होती है। ये हो गई चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता ये है दोस्तों कि अधिकतर भाववाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाक्य में निषेधात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अधिकतर निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। और अगली विशेषता ये है कि इसमें भाववाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में क्रियाएं जो होती हैं वे एक से अधिक होती हैं। सिंगल क्रिया किसी भी वाक्य में नहीं आती, अर्थात एक से अधिक दो तीन क्रियाएं मिलजुल कर आती हैं। ठीक है, अगली विशेषता है कि इसमें क्रिया जो है सदैव पुल्लिंग होती है, एक वचनी होती है और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। याद रहेगी, आखिरी और अंतिम है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसमें पहलिया क्रिया जो होती है पुल्लिंग होती है, एक वचनी होती है और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी विशेषताएं जो हैं भाववाच्य की हैं। अब कुछ उदाहरणों के साथ इनकी कसौटी पर उदाहरणों को या वाक्यों को घिसकर खरा है या नहीं ये देखा जाए, प्रूव किया जाए। पहला उदाहरण जो है वह है उमेश से नहाया जाता है। उमेश से या वमेश से नहाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्रिया रूपों को अंडरलाइन करते हैं, आप पहचानते हैं। पहले वाक्य के अंतर्गत है क्रिया रूप नहाया जाता है। दोस्तों हमारी विशेषता के अनुसार कि इसमें अधिकतर एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होती है, जैसे कि हम साफ साफ देख रहे हैं। नहाया जाता है, दो या दो से अधिक क्रियाएं यहाँ प्रयुक्त है। रोहिणी से हंसा जाता है, हंसा जाता है। साथ ही साथ कर्ता के साथ से का प्रयोग भी हो रहा है, जैसे हमने यहाँ कहा था, या तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगता है। ठीक है, तो ये विशेषता भी यहाँ काम आ रही है। तीसरा जो है बच्चों से चला नहीं जाता। यहाँ पर भी क्रिया जो है चला नहीं जाता, यहाँ तीन क्रियाएं मिलजुल कर आ रही हैं। तो इस प्रकार से क्रियाओं का यहाँ उदाहरण हम देख रहे हैं। दोस्तों अब देखें, यहाँ क्रिया जो है या क्रिया रूप जो है वो कर्ता के अनुसार बदलते हैं या कर्म के अनुसार बदलते हैं, देखते हैं। उमेश पुल्लिंग है। दूसरी कसौटी कर्म के लिंगवचन पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप चेंज होता है या नहीं ये देखने की। परंतु दोस्तों हमने ये पहले ही साफ कर दिया कि इस प्रकार के वाक्य में जो भी क्रियाएं होती है वह कर्मक होती हैं। यह कर्म होना बिल्कुल असंभव होता है और वही दिखाई भी दे रहा है, किसी भी वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पहले वाक्य में क्रिया के लिंगवचन रूप चेंज करके देखा और क्रिया को एक रूप को चेंज होता है या नहीं ये देखा, ठीक इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में भी आई देखते हैं। रोहिणी से हंसा जाता है, यहाँ कर्ता जो है रोहिणी। अब इसकी जगह अगर हमने पुल्लिंग किया, कर्ता का लिंग चेंज किया, रोहन, रोहन से हंसा जाता है,
क्रिया का रूप चेंज नहीं होता। वचन चेंज करके देखें, बच्चों से हंसा जाता है, कोई चेंज नहीं हुआ। पुरुष चेंज करके देखें, मुझसे हंसा नहीं जाता या मुझसे हंसा जाता है, तुमसे हंसा जाता है। वचन भी चेंज किया, लिंग चेंज किया, पुरुष चेंज किया, परंतु तो भी क्रिया के रूपों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है कि नहीं। तीसरा, बच्चों से चला नहीं जाता, ये बच्चों की जगह बच्चियां करते हैं, अर्थात लड़कियां करते हैं। लिंग चेंज करके करता था, लड़कियों से चला नहीं जाता। लिंग चेंज किया तो भी क्रिया रूप में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं हो रहा है। वचन चेंज करके देखें, ये प्लूरल है, सिंगुलर का है, बच्चों से की जगह बच्चे से चला नहीं जाता, कोई बदल नहीं। अर्थात लिंग चेंज किया, वचन चेंज किया, क्रिया रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरा चेंज पुरुष का, ये हो गए बच्चे से, अर्थात अन्य पुरुष हो गए। फर्स्ट पर्सन लगाए, मुझसे चला नहीं जाता, तुमसे सेकंड पुरुष चला नहीं जाता, कोई चेंज नहीं। यानी कि कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष तीनों कसौटियों पर यहाँ क्रिया के रूप में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यहाँ कर्तृवाच्य है ही नहीं। दूसरा, कर्मवाच्य तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वाक्य में कर्म होता ही नहीं। तो बचा कौन सा? क्रिया का भाव। तो इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में न कर्ता के लिंग वचन की प्रधानता है, न कर्म की प्रधानता है। सो बच जाता है क्रिया का भाव, क्रिया का विषय वही महत्वपूर्ण है, अर्थात नहाया जाता है प्रमुख है, इस क्रिया का भाव या इस क्रिया की प्रधानता है। जो भी क्रिया है हर वाक्य में, उन्हीं क्रियाओं की हर वाक्य में अपनी अपनी प्रधानता है, और इसी के आधार पर क्रिया का मुख्य भाव होने की वजह से इन तीनों वाक्यों को हम भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण है कि हिंदी में हमेशा सामान्यतः कर्तृवाच्य के ही सेंटेंस, कर्तृवाच्य के ही वाक्य प्रयुक्त होते हैं आमतौर पर। दूसरा, जो कर्मवाच्य हैं विशेष परिस्थितियों में ही प्रयुक्त होते हैं। कब कब होते हैं? पहला, जब कर्ता मालूम न हो, या कुछ स्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियां जब हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी प्रमुख स्थितियां हैं जिनमें कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला है जब कर्ता मालूम न हो या उसको बताने की आवश्यकता ना हो। जैसे लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, यहाँ पर करता है, कथन नहीं है, या फिर उसे बताने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही है। दूसरा एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे चिट्ठियां भेजी गई, इस वाक्य में करता नहीं है, अर्थात बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस स्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कौन सी स्थिति है, कौन सी प्रमुख स्थिति? वह है कार्यालयीन सूचनाओं का या आदेशों का जब प्रयोग किया जाता है। कार्यालयीन सूचनाओं या आदेशों में जब कोई बात कही जाती है तब कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे सभी सूचनाओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक ... दशहरा होने की वजह से स्कूल का कामकाज बंद रहेगा या स्कूल को अवकाश रहेगा। तो इस प्रकार ये जो कार्यालयीन सूचना है या कार्यालयीन आदेश जो होते हैं, इस प्रकार के आदेशों में या सूचनाओं में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति, प्रमुख स्थिति, जहां कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? कानूनी भाषा। जैसे हम कह सकते हैं कि इस मामले की जांच की गई, इस मामले की, चाहे खून हो, लूटमार हो, विशेष परिस्थिति में घटित किसी प्रसंग के जहाँ कानूनी भाषा का, कानूनी आदेश का प्रयोग किया जाता है, वहां इस प्रकार कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अगला, बिना आज्ञा प्रवेश करना दंडनीय है। ये भी क्या है? कानूनी भाषा है। इस प्रकार की कानूनी भाषा जहां जहां प्रयुक्त होती है वहां कर्मवाच्य का प्रयोग हमेशा होता है। इसमें दो उदाहरण हमने देखे। एक, यहाँ
बिना आज्ञा प्रवेश करना दंडनीय है। और दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा, दूसरा उदाहरण हमें ये देखा कि इस मामले की जांच की गई। ठीक, अगला जो है विशेष स्थिति, विशेष प्रसंग वह है अधिकार आदि जताने के लिए, अधिकार या हुक्म जताने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, उसे तुरंत दंडित किया जाए, तो ये क्या है, आज्ञा या आदेश देने का भाव है। तो इस प्रकार अधिकार आदि जताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के उदाहरण है। और अंतिम सेकंड लाइन जो है वो है असमर्थता दर्शाने हेतु। असमर्थता, अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जाता, तो ये क्या है, असमर्थता है। इस प्रकार के असमर्थता दर्शाने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब अंतिम है सुझाव देने हेतु, कोई एडवाइस है या सलाह है, तो उस एडवाइस को या सलाह को देने के लिए भी इस प्रकार के कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा न लिखा जाए, इस प्रकार दीवारों पर कोई एडवर्टाइज न लिखी जाए, इस प्रकार के सुझाव देने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने देखा कि कर्मवाच्य किन किन स्थितियों में प्रयुक्त होता है। वैसे हमेशा या प्रायः कर्तृवाच्य का ही प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है उन प्रमुख स्थितियों का हमने देखा। अब तीसरा देखते हैं कि भाववाच्य का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहली स्थिति है असमर्थता दर्शाने के लिए। अब असमर्थता भाववाच्य के अंतर्गत कैसे होते हैं, जैसे अब यहाँ तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता, अब यहाँ तो मुझसे लेटा ही नहीं जाता, इतनी दुर्गंध है, इतनी बदबू। तो इस प्रकार के असमर्थता दर्शाने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विशेष परिस्थिति भाववाच्य के अंतर्गत होती है अनुमति। अब चला जाए, अब यहाँ कुछ देर रुका जाए, तो इस प्रकार की अनुमति या इजाजत लेने का भाव भी भाववाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने पूरे डिटेल से अच्छे से वाच्य अर्थात वॉइस इस चैप्टर को, टॉपिक को भली भांति समझा है, देखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स करना, हम जहाँ तक हो सके आपके कमेंट्स का आंसर यानी जवाब जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना।